Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are good, safe, and healthy at home. So, I'm Munish Yadav, PGT Economics from Suraj School Bhiwadi, again here to discuss with you about Chapter 8. So, dear students, we had started chapter 8 concept of cost, and in this chapter we had completed about the meaning, explicit cost, implicit cost, opportunity cost, selling cost, and production cost. So today we will continue with this chapter. So first of all, we will recap the point. Yes, dear students, in this chapter we had discussed about the meaning of cost. Cost means anything, any expenditure incurred by a producer on the factor as well as non factor input for a given amount of कॉमोडिटी नॉन एज कॉस्ट. इट मीन्स जब भी कोई एक प्रोड्यूसर कोई आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है तो वो दो तरीके की चीज़ें लगाता है, फैक्टर और नॉन फैक्टर. फैक्टर मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ऑल आर इंक्लूड इन फैक्टर. एंड नॉन फैक्टर मीन्स रॉ मटेरियल. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ऑल काइंड ऑफ फैक्टर एंड नॉन फैक्टर inputs used by a producer for producing a amount of output. Okay, so further cost can be divided into explicit and implicit. Explicit means which is paid by a producer to the outside, जो किसी बाहर वाले को जिसकी पेमेंट करनी, जैसे हमने बाहर से मार्केट से वर्कर हायर किए, अब उनकी पेमेंट हमें करनी पड़ेगी, दैट इज़ एक्सप्लिसिट. और इंस्टेड ऑफ दैट, अगर इसकी जगह इफ़ फैमिली मेम्बर्स आर डूइंग दैट वर्क, अगर घर के ही लोग उस काम को कर लेते हैं तो नो नीड टू पे आउटसाइडर, तो बाहर वाले को किसी को पेमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, दैट इज़ इम्प्लिसिट. तो कोस्ट टू टाइप्स में डिवाइड हो गई, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट. फॉर मोर एग्जाम्पल आप यहाँ चेक कर सकते हैं. येस, एक्सप्लिसिट सिंपल इन्होंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है. येस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ हायरिंग परचेजिंग इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट. जब हम मार्केट से किसी चीज़ को बाय करेंगे सो वो होगी आपकी एक्सप्लिसिट. और इम्प्लिसिट मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग सेल्फ एम्प्लॉयड इनपुट्स. सेल्फ एम्प्लॉयड इनपुट्स मीन्स अगर आपने किसी बाहर से किसी इनपुट्स को यूज़ ना करके घर के ही इनपुट्स को यूज़ किया है तो वो आपकी इम्प्लिसिट है. अब नेक्स्ट है पेमेंट मेड बाय अ फर्म टू अदर फॉर हायरिंग परचेजिंग इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट. इसकी पेमेंट आउटसाइडर को करनी होती है. ओके, एंड हेयर मार्केट वैल्यूज़ ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इनपुट्स इन देयर नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट यूज़. और इसमें अपने ही रिसोर्स को यूज़ करना होता है. ओके, सो दिस इज़ द सिंपल डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट. एंड एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट बोथ आर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि हम अगर कहीं किसी रिसोर्स को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह यूज़ कर रहे हैं तो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. एक अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए हमने दूसरे को सेक्रीफाइस किया है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. So dear students, we had discussed about all, and then after सेलिंग कोस्ट विच इज़ इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर टू प्रमोट सेल को बढ़ाने के लिए जो कॉस्ट होती है वो सेलिंग कोस्ट है. प्रोडक्शन कोस्ट जो किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में लगती है दैट इज़ प्रोडक्शन कोस्ट. अब शॉर्ट रन कोस्ट, बिकॉज आपका सिलेबस जो है 11th क्लास इकोनॉमिक्स है, टोटली बेस्ड ऑन द शॉर्ट रन. लॉन्ग रन इज़ नॉट इंक्लूड हेयर. शॉर्ट रन मीन्स इट इज़ दैट टाइम पीरियड इन विच सम फैक्टर आर फिक्स्ड और सम आर वेरिएबल. कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं. लॉन्ग रन में सारे वेरिएबल होते हैं. सो डियर स्टूडेंट, सिंपल थिंग इज़ हेयर, फिक्स फैक्टर है तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे, वेरिएबल फैक्टर है तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे. तो इट मीन्स अगर हम बात करें तो टोटल जो हमारी कॉस्ट होगी वो होगी टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. जो फिक्स फैक्टर पर लगने वाली वो फिक्स कॉस्ट है, जो वेरिएबल फैक्टर्स पर लगने वाले वो वेरिएबल कॉस्ट है. सो फर्स्ट इज फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फिक्स फैक्टर मीन्स विच डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट. जो आउटपुट के साथ कभी चेंज नहीं होते. अगर आउटपुट जीरो है तब भी वो उतने ही होंगे कॉस्ट, और अगर आउटपुट बढ़ रहा है तो भी उतना ही होगा. जैसे सपोज फॉर एग्जांपल हायरिंग अ मशीनरी. अगर हमने एक मशीनरी हायर की है फॉर प्रोड्यूसिंग सम आउटपुट, किसी आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, और हमने वो आज हायर की और प्रोडक्शन हमने किया 15 डेज़ बाद, तो डियर स्टूडेंट्स आज तो उसका प्रोडक्शन ज़ीरो है. तो जीरो पर भी अगर हमने ₹10 लाख स्पेंड किए हैं, इनकर्ड किए हैं मशीन को परचेज़ करने के लिए, तो वो कॉस्ट हम कर चुके हैं जीरो आउटपुट पर. और उसके बाद जब वो स्टेबल हो गया, प्रोडक्शन शुरू हो गया, अब आप चाहे लाखों करोड़ों में प्रोडक्शन यूनिट्स का करो, कॉस्ट विल बी सेम. वो 10 लाख जो आप पे कर चुके हो मशीन के लिए, इट विल रिमेन्स कॉन्स्टेंट. ओके, तो फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट. एंड बेटा इट इज़ ऑल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट. ओके, सो एग्जाम्पल
एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी, कोई मशीन परचेज करना, एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, कोई लैंड और बिल्डिंग परचेज़ करना, लाइसेंस फ़ीस रिलेटेड टू एक्सपेंस, जैसे कोई भी बिजनेस शुरू करे तो उसकी जो लाइसेंस फ़ीस है वो भी कंपलसरी होती है और वो कांस्टेंट होती है। वेजेस एंड सैलरीज टू परमानेंट स्टाफ, जो परमानेंट स्टाफ होता है उनकी सैलरी और वेजेस भी फिक्स्ड होते हैं, वो चेंज नहीं होते, चाहे आप प्रोडक्शन करो या मत करो। यस डियर स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट इस डायग्राम, तो आप वेरिएबल कोस्ट से पहले फिक्स कोस्ट का डायग्राम हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, सो आपको दोनों का डिफ्रेंशिएशन समझ में आएगा। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल, आउटपुट इज़ ज़ीरो पर हमने 10 लाख सपोज कोस्ट कर दी है, आउट यूनिट्स इंक्रीजिंग 1 2 3, बट द कोस्ट इज रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज वो चेंज नहीं होगी। जीरो पर भी 10 है और मैक्सिमम आप कितना ही आउटपुट करो तो भी कांस्टेंट होगी। तो सिंपली यू कैन फॉर्म अ डायग्राम, ऑन द एक्स एक्सिस शो यूनिट्स और आउटपुट्स, on the y-axis show fixed cost. Okay, so dear students, this is the horizontal straight line TFC, total fixed cost, क्योंकि 0 पर भी 10 है, 1 पर भी 10, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5, it remains constant. Very simple to show in diagram. Okay, so let's proceed for the next. Variable cost. So variable cost means a cost incurred for the using of variable factors. अगर हम variable factors को यूज़ कर रहे हैं उन पर जो cost आएगी वो variable कोस्ट है, फिक्स फैक्टर पर जो आई वो फिक्स कोस्ट, वेरिएबल पर जो आएगी वो वेरिएबल कोस्ट। सो वेरिएबल फैक्टर्स मीन्स वी चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जीरो आउटपुट पर वो जीरो होंगे, एज आउटपुट इंक्रीजिंग वो बढ़ जाएंगे, आउटपुट डिक्रीजिंग तो वो डिक्रीज हो जाएंगे। एंड बेटा इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइम कोस्ट एंड डायरेक्ट कोस्ट। हम वेरिएबल कोस्ट को प्राइम और डायरेक्ट कोस्ट भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ज़रूरत है ज़्यादा सो वी विल बाय मोर रॉ मटेरियल, और अगर ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है तो हम जो रॉ मटेरियल है वो नहीं खरीदेंगे। वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर, परमानेंट जो लेबर स्टाफ होता है, परमानेंट स्टाफ जो होता है वो फिक्स कॉस्ट में आता है, लेकिन जो कैजुअल लेबर्स होते हैं दे आर इंक्लूड इन वेरिएबल्स। ज़्यादा काम होता है तो ज़्यादा लेबर चाहिए, कम है तो हम लेबर को काम पर नहीं रखते। एक्सपेंस होता मोटिव पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का जो बिल है 1% तक तो फिक्स्ड होता है, उसके बाद जितना आप ज़्यादा कंज्यूम करोगे इलेक्ट्रिसिटी तो बिल उतना ही ज़्यादा आएगा। वियर एंड टीयर एक्सपेंस, जितनी ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती है टूट फूट में ज़्यादा होती रहती है वियर एंड टीयर। ओके, सो ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये जितना ज़्यादा हम चीज़ों को यूज़ करते हैं उतना ही ये बढ़ती है। अगर कम यूज़ करेंगे तो कम होगी और अगर हम बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे तो इसकी कॉस्ट ज़ीरो होगी। सो लेट्स प्रोसीड फॉर द डायग्राम, टेबल एंड डायग्राम वी विल कंप्लीट फर्स्ट। यस yes dear students, so variable cost you can show here. Yes, output given here 0, look at very carefully, output is 0, variable cost is also 0, as output increasing it is also increasing, look at here 38. Okay, and for the diagrammatic presentation you can show here 0 पर 0 है, देन आउटपुट जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है, ये इंक्रीज़ हो रही है, पहले डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। ओके, सो इसकी शेप जो होगी वो इन्वर्स एस कहलाती है डियर स्टूडेंट्स। क्या कहलाती है? इन्वर्स एस, बिकॉज इनिशियली स्टार्टिंग में जब हम वेरिएबल फैक्टर्स लगाएंगे तो डिमिनिशिंग रेट से कॉस्ट बढ़ेगी और फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी। सो इसकी शेप कैसी हो जाएगी? इन्वर्स एस हो जाएगी। क्लियर? तो फिक्स्ड में और वेरिएबल कॉस्ट में आप डिफरेंस भी कर सकते हो। इट डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, इट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट जीरो, इट इज़ ज़ीरो एट ज़ीरो आउटपुट। फिर एग्जाम्पल्स का डिफरेंस आप दे सकते हैं। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू कैन कंप्लीट नाउ। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। सो माय डियर स्टूडेंट, किसी भी चीज़ को बनाने में दो तरीके की कॉस्ट लगती है, ओनली टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, या तो वो फिक्स्ड होती है या तो वो वेरिएबल। तो टीसी जो होगा वो किसके इक्वल हो सकता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। अगर वेरिएबल भी पता है और फिक्स्ड भी पता है तो दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमें टोटल कॉस्ट पता लगेगी किसी भी चीज़ को बनाने की, बाय फॉर प्रोड्यूसिंग एनी आउटपुट। सो लुक एट हियर, आउटपुट 0 1 2 3, फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। अभी आपको बताया था ये चेंज होगी ही नहीं, 0 पर भी उतनी होगी। वेरिएबल 0 से शुरू होगी और कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी। अब आप इन्हें ऐड करते चले जाइए। आप इन्हें अगर ऐड करेंगे तो आपके पास 10 + 0 10, 10 + 10 20, 10 + 18 28, 10 + 38 48, इस तरीके से होगा। सो तीनों को आप एक साथ डायग्राम में कैसे दिखा सकते हैं? एक्स एक्सिस पर आउटपुट ही होगा, फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड है, रिमेन्स कॉन्स्टेंट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो 0 से शुरू होगी, फिर डिक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीजिंग रेट। सो डियर स्टूडेंट्स, एक बात मुझे बताइए, व्हेन आउटपुट इज़ इंक्रीजिंग क्या टोटल वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज हो रहा है?
टोटल फिक्स कॉस्ट में नहीं हो रहा। तो इसका मतलब अगर जो भी चेंज टीसी में हो रहा है इट इज़ बिकॉज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो ये वेरिएबल कॉस्ट की हमेशा पैरेलल होगी, शुरू तो फिक्स कॉस्ट से होगी और उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट की पैरेलल चलती जाएगी। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि वाई टी सी इज़ ऑलवेज पैरेलल टू द टी वी सी। तो आंसर इज़ बिकॉज टी एफ सी इज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट है वो कॉन्स्टेंट है। तो जो भी चेंज आ रहा है, जो भी कॉस्ट बढ़ रही है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से इंक्रीज हो रही है। दैट्स वाई बोथ आर पैरेलल। ओके, नेक्स्ट इज टोटल कॉस्ट इज डन एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट मीन्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, एक यूनिट को बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है। सो ए सी इक्वल्स टू टी सी अपॉन क्वान्टिटी। अगर हम टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी, सपोज हमने 50 यूनिट्स बनाई है, टोटल कॉस्ट ₹50 है, सॉरी, है ना, और यूनिट्स कितनी बनी है, यूनिट्स बनी है आपकी 10। तो आपने डिवाइड किया तो एक को बनाने की कॉस्ट कितनी है, ₹5। ओके, सिंपल। तो नाउ नेक्स्ट इज TVC clear. Next is AC, average cost. When TC is given you can easily identify TVC. Yes, TC is given 0, 10. Okay, AC by dividing TC with output, 10 divided by 0 infinity, 20 divided by 1 20, 28 divided by 2 14, 34 divided by 3 3. So as AC यू कैन कैलकुलेट। TC को सिर्फ आपको डिवाइड करना है यूनिट से, आउटपुट से। सपोज आपने 10 पेन्स परचेज़ किए हैं तो क्वांटिटी कितनी हो गई डियर स्टूडेंट्स, 10 हो गई। और कितने में परचेज़ किए हैं आपने, कितने रुपीज़ पे किए हैं आपने, टोटल रुपीज़ पे किए हैं सपोज 60। तो आप मुझे बताइए एक पेन की कॉस्ट कितनी, तो आप क्या करोगे, 60 डिवाइड बाई 10, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल यूनिट्स। तो एक पेन को बाय करने की कॉस्ट कितनी आ गई, ₹6। सो सेम ईजिली यू कैन कैलकुलेट। ओके, सो वन मोर रिलेशन इज़ हेयर। You know that TC equals to TVC plus TFC, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यही होता है, आपने पढ़ा है। सो AC इसको भी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, इसको भी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे और इसको भी। तो ये तो हो गया AC एवरेज कॉस्ट, और ये हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट। सिंपल कि अगर हमें AC निकालना है तो हम AVC प्लस AFC को अगर ऐड करें तो भी हमें AC पता चल जाएगा। क्लियर? ओके, सो AFC कैसे कैलकुलेट करेंगे, AFC सिंपल है, आपके पास अगर TFC है, टोटल फिक्स कॉस्ट है, उसको क्वांटिटी से डिवाइड करो, किसी भी चीज़ को क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो वो एवरेज बन जाएगा AFC। क्लियर? सो नाउ मूव। यस डियर स्टूडेंट्स, हियर द गिवन पॉइंट AFC। यस, आउटपुट इज़ गिवन, फिक्स कॉस्ट इज़ गिवन, क्योंकि फिक्स तो चेंज ही नहीं होती। अब अगर हमें इसका एवरेज निकालना है तो हम इसे आउटपुट से डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइड बाई 1 10, 10 डिवाइड बाई 2 5, 10 डिवाइड बाई 3 3 5। सो आपने देखा जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है तो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ AFC डिक्रीज़ होती जा रही है ना। देखो 10 से शुरू हुआ और 1.25 तक आ गया, क्योंकि फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड है, बट आउटपुट इंक्रीज़ होने से एवरेज की कंपैरिजन में वो कम होती जा रही है। तो आप इसे डायग्राम पर कैसे दिखाओगे, OX दे रखा है, उसके बाद Y एक्सिस पर AFC दे रखा है, तो आप इसको, ये टोटल टॉप से शुरू होगी और धीरे धीरे बॉटम पर आती चली जाएगी, ज़ीरो नहीं होगी लेकिन बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी किसके, X एक्सिस के। सो AFC जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मीन्स कि इसकी जो स्लोप होगी वो डाउनवर्ड होगी, टॉप से शुरू होगी और एकदम बॉटम तक आते जाएगी। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। ओके, so let's proceed for the next is average variable cost। अभी हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट पढ़ा था, अभी हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पढ़ना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यस, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो AVC आ जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब इसको टेबलर प्रेजेंटेशन कैसे होगी इसकी, यस, वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन, लुक एट हियर, वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन 10 18 एंड एवरेज बाय डिवाइडिंग दिस, यानी कि आप वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। सो 10 डिवाइड बाय 1 10, 18 डिवाइड बाय 2 9, 24 डिवाइड बाय 8 28 डिवाइड बाय 4 7, 32 डिवाइड बाय 5 6.4। सो उसके बाद तो इसका प्रोसेस कैसा है डियर स्टूडेंट, पहले ये डिक्रीज़ हो रहा है फिर उसके बाद इंक्रीज़ हो रहा है। तो इट मीन्स
फर्स्ट ABC डिक्रीज़ होगा और उसके बाद फिर इंक्रीज़ होगा। तो ये V शेप जो है, U शेप बनेगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से, कि जैसे जैसे हम फैक्टर्स बढ़ाएंगे पहले तो कॉस्ट कम होगी और उसके बाद कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। ओके, सो ये इनके बीच का एक रिलेशन है। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज पॉइंट। Tomorrow we will discuss about the next topic, and the next topic will be marginal cost. Okay dear student, so what we had discussed only two things means fixed cost and variable cost. Fixed which does not change with the level of output, और variable cost जो change होती रहती है। अब इनका एवरेज अगर हम निकालें तो अगर फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा, और अगर वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। तो इनके डायग्राम्स हमने कंप्लीट किए विद टेबल। सो डियर स्टूडेंट, डू ऑल द क्वेश्चंस इन योर फेयर नोटबुक। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एट होम।